हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, 2022 में यानी कि इस साल अब तक एफआईआईज ने 2 लाख करोड़ रुपीस की सेलिंग कर दी है और इंडियन मार्केट से इतना पैसा निकाल चुके हैं। और अगर आप यूएस डॉलर्स में से कन्वर्ट करें तो ये बनता है 26 बिलियन यूएस डॉलर्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगले 1 साल तक जो है एफआईआईज इसका 4 गुना यानी कि 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग कर सकते हैं और वर्स्ट केस सिनेरियो में उसका भी डबल यानी कि 200 बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग कर सकते हैं अगले 1 साल में। यानी कि जितनी सेलिंग इस साल एफआईआईज ने अब तक की है इसकी 4 गुना कर सकते हैं और वर्स्ट केस में 8 गुना कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा आरबीआई की एक रिपोर्ट जो कि रिसेंटली ही पब्लिश हुई है उसमें ये कहा गया है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उस आरबीआई की रिपोर्ट में और क्या कहा गया है और साथ में 5 मार्केट एक्सपर्ट्स के भी व्यू शेयर करूंगा कि वो मार्केट के बारे में क्या सोचते हैं, मार्केट के डायरेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं और एफआईआईज के सेलिंग के बारे में क्या सोचते हैं। तो रिसेंटली आरबीआई ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और उसका टाइटल है कैपिटल फ्लो एट रिस्क इंडियाज एक्सपीरियंस और इसे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर देवव्रत पात्रा ने लिखा है। और इस रिपोर्ट में जो है खास बात ये कही गई है कि इंडियाज कैपिटल फ्लोज आर मोस्ट सेंसिटिव टू शिफ्ट्स इन रिस्क सेंटिमेंट्स ग्लोबली। यानी कि इंडिया में जो कैपिटल का फ्लो आना और जाना इस बात पर डिपेंड करता है कि रिस्क सेंटिमेंट्स जो ग्लोबली जो रिस्क सेंटिमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। तो कितना फ्लो आएगा और कितना फ्लो जाएगा ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। उसमें से पहला है कि ग्लोबल ग्रोथ यानी कि दुनिया भर के इकोनॉमीज में जो है ग्रोथ हो रहा है या फॉल हो रहा है। दूसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। दोस्तों आप जानते हैं कि मार्केट में जो काम करते हैं वो उनको अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ कितनी अच्छी है उन्हें वो पता होना चाहिए, कोई भी चीज़ कितनी बुरी है वो उन्हें पता होना चाहिए। जब उनको एक अनसर्टेनिटी दिखती है कि यार पता नहीं ये कितना बुरा है या कितना अच्छा है तो वो नर्वस होने लगते हैं। तो अनसर्टेनिटी जो है इकॉनमी में ये मार्केट के लोगों को पसंद नहीं है, बड़े इन्वेस्टर्स को पसंद नहीं। तीसरा जो फैक्टर जो डिसाइड करेगा कि कितना फ्लो आएगा या जाएगा वो है इंटरेस्ट रेट। और दोस्तों इंटरेस्ट रेट पर हम लगातार वीडियोस में बात कर रहे हैं कि जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ये मार्केट से पैसा जो है इसकी वजह से निकलता है और इंटरेस्ट रेट जब कम होते हैं तो मार्केट में पैसा आता है। चौथा जो फैक्टर है वो डिसाइड करेगा कितना फ्लो आएगा और जाएगा वो है ट्रेड एंड फॉरेन लिंकेज। दोस्तों आप जानते हैं कि हम एक ग्लोबल इकोनॉमी में रहते हैं और एक देश दूसरे देश से ट्रेड करता है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है। लेकिन अगर इस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लेन देन पे किसी तरीके का जो है प्रॉब्लम आती है तो वो एक मार्केट के लिए बहुत ही जो है खराब सिचुएशन बना देता है। जैसे दोस्तों आप देखिए कि अभी आप देखेंगे कि बहुत सी कंट्रीज जो है अपने एक्सपोर्ट पर बैन लगा रही हैं। अभी इंडिया ने है वीट पर एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया है। अब जो लोग इंडिया के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट रहते हैं उनकी इकोनॉमी पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसी तरीके का मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। अगर कोई दूसरा देश जो है खफा हो जाता है और उस बात को लेकर वो जो है इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि वो हमारे देश को जो सप्लाई करता है उसको कट कर देता है, वो कहता है हम आपको सप्लाई नहीं देंगे। तो इमेजिन करिए उसका अगर वो एसेंशियल कमोडिटी है तो उसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके की जब सिचुएशन होती है तो ये जो है किसी भी कंट्री के इकोनॉमी पर एक बहुत बुरा प्रभाव डाल सकता है और ऑलरेडी वो प्रभाव पड़ रहा है। जैसा कि आप देखेंगे कि जो रशिया यूक्रेन की वॉर जो हो रहा है उसकी वजह से काफ़ी जो है सप्लाई चेन में प्रॉब्लम्स आई हैं और यूरोप के कई कंट्रीज में इसकी वजह से उनकी इकोनॉमी पर एक बुरा प्रभाव पड़ा है। तो इस तरीके के फैक्टर्स भी हमारे कंट्री के में जो कैपिटल इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा वो डिसाइड करेगा। और जो 5वां फैक्टर जो डिसाइड करेगा वो है ऑयल का प्राइस। और दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सी कंट्रीज़ की जो इकॉनमी है ऑयल पर ही डिपेंडेंट रहती हैं
और जैसे जैसे ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो उनके इकोनॉमी के हर एस्पेक्ट्स पर उसका प्रभाव पड़ता है और उनकी जीडीपी पर के ग्रोथ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। आगे आरबीआई ने कहा है कि ये जो फाइनेंशियल ओपननेस होती है ये डबल एज स्वॉर्ड की तरह होती है, यानी कि फाइनेंशियल ओपननेस यानी कि हम जब हमारी कंट्री अलाउ करती है कि दूसरे देश का पैसा हमारे देश में आए और वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सके, उसे हम फाइनेंशियल ओपननेस कहते हैं। तो इसका हमें फ़ायदा भी मिलता है और नुकसान भी मिलता है। फ़ायदा क्या मिलता है कि जब हमारी कंट्री में पैसा आता है तो हमारे मार्केट्स ऊपर जाते हैं, हमारे यहाँ जॉब्स पैदा होती हैं, उसका हमें बेनिफिट मिलता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जो पैसा लगाता है वो पैसा निकालता भी है। तो जब वो पैसा निकाला जाता है तो इसका एक बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है और मार्केट में जो है गिरावट देखने को मिलती है, इकोनॉमी पर भी उसका नेगेटिव इंपैक्ट होता हुआ दिखता है। तो आरबीआई रिपोर्ट में कहता है कि इमर्जिंग मार्केट में दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इंडिया भी आता है और ब्राजील, चाइना और कई सारे और देश भी आते हैं। तो इमर्जिंग मार्केट में जब भी पैसे का फ्लो आता है, उसमें एक सर्ज आता है, एक उसमें बढ़ोतरी हमें सडन देखने को मिलती है, तो उसमें 20% केसेस में ऐसा होता है कि उसके बाद एक फाइनेंशियल क्राइसिस भी पैदा होती है। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब जब जो है इमर्जिंग मार्केट में फ्लोज का एक सर्ज हमें देखने को, एक बढ़त हमें देखने को मिलती है, उसके कुछ सालों के अंदर हमें फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखने को मिलती है। और ऐसा उनकी ऑब्जर्वेशन है कि 20% केसेस में ऐसा होता है। दूसरा, वो कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट में फाइनेंशियल क्राइसिस के 3 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो इमर्जिंग मार्केट जो है हमेशा रिस्क्स में होते हैं और यही चीज़ उन्होंने एक चार्ट से हमें समझाने की कोशिश की है। अगर आप इस चार्ट को देखें तो ये हमें कैपिटल फ्लो, इमर्जिंग मार्केट और इंडिया में कैपिटल फ्लो को दिखा रहा है। दोस्तों, कैपिटल फ्लो और पोर्टफोलियो फ्लो में थोड़ा डिफरेंस होता है। कैपिटल फ्लो यानी कि आपका मार्केट में कितना, स्टॉक मार्केट में कितना पैसा आया और साथ में एफडीआई कितना आया, डेट में कितना आया और अदर इन्वेस्टमेंट्स में कितना आया, वो सारे फिगर को इस चार्ट में दिखाया जा रहा है। तो इस चार्ट को अगर आप देखिए, इसमें जो ब्राउन एरिया है वो टोटल इमर्जिंग मार्केट की फिगर है और जो ब्लू एरिया है वो इंडिया स्पेसिफिक फिगर है और जो लाइन आपको दिख रही है वो जो है इंडिया का कितना शेयर इमर्जिंग मार्केट में है वो परसेंटेज को दिखा रहा है। तो इसमें आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि जब जब उसमें हमें सर्ज देखने को मिला है, उसके 1-2 साल के बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और यही बात आरबीआई कह रहा है कि ये इमर्जिंग मार्केट में कुछ सालों में सर्ज आने के जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है, वहां से पैसा निकाला जाता है। अगर आप गौर से देखिए तो 2020 में जब कोविड आया था वहां पर हमें बहुत ज़्यादा आउटफ्लो होता हुआ वहां पर नहीं दिखा। ये बात सही है कि कोविड आने के तुरंत बाद थोड़ा सा आउटफ्लो हुआ था, लेकिन बाद में फंड्स आने शुरू हो गए थे और वहाँ उस पूरे साल में अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा इंडिया से और इमर्जिंग मार्केट से आउटफ्लो नहीं हुआ है। लेकिन 2021 के बाद आप देखिए कि वहाँ से अब हमें जो है आउटफ्लो होता हुआ दिख रहा है और जो 21 का जो सर्ज था उसके बाद हमें वहां से अब गिरावट देखने को मिल रही है और यही बात पर आरबीआई ने चिंता जताई है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर इंडिया से आउटफ्लो होता है तो अगले 1 साल में कितना आउटफ्लो हो सकता है। तो आरबीआई ने इसकी एक बहुत डिटेल्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की है, पुराने डेटा को कंसीडर करके और तरह तरह के जो पैरामीटर्स को कंसीडर करके, और उसका कंक्लूजन ये है कि अगले 1 साल में 3.2% ऑफ जीडीपी यानी कि करीब 100 बिलियन यूएस डॉलर्स की जो है मार्केट से आउटफ्लो हो सकता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट के आउटफ्लो की बात कर रहा हूँ। तो 100 बिलियन डॉलर्स का आउटफ्लो हो सकता है। और दोस्तों, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि 2022 में हमने 26 बिलियन यूएस डॉलर्स की एफआईआईज ने अब तक सेलिंग कर दी है। तो अगले 1 साल में इसका 4 गुना तक हो सकता है। तो कितना आउटफ्लो होगा ये किस पर डिपेंड करेगा? ये 3 फैक्टर पर डिपेंड करेगा, ऐसा आरबीआई का कहना है। पहला ये कि
कि कोविड टाइप जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि तो जब 2020 में हमने देखा कि कोविड की वजह से जो है जीडीपी किस तरीके से सभी देशों की गिर रही थी और हमारी देशों की भी गिरी थी, अगर इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन जीडीपी में या गिरावट जीडीपी में हमें आने वाले टाइम में दिखता है तो ये एक क्रिटिकल फैक्टर होगा जो फ्लोज को डिसाइड करेगा। दूसरा जो फैक्टर डिसाइड करेगा वो ये कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है यूएस के कंपैरिजन में वो कितना है, यानी कि इंटरेस्ट रेट का इंडिया का और यूएस का डिफरेंस कितना है, ये डिसाइड करेगा कि कितना आउटफ्लो इंडिया से होगा। अगर हमें 2007 की तरह डिफरेंस देखने को मिलता है तो दोबारा से बहुत बड़े अमाउंट पर यहां से आउटफ्लो हो सकता है। दोस्तों आपके साथ मैं शेयर करता हूं डेटा कि जो 2007 में क्रैश हुआ था उस वक्त इंडिया का इंटरेस्ट रेट और यूएस के इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस था वो बहुत कम हो गया था, 2%। यानी कि यूएस में जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े इंडिया में उस तरीके से नहीं बढ़े। तो इंडिया में हम करीब 7% थे और यूएसए में करीब 5% थे, तो नेट डिफरेंस हुआ 2 का, जो कि काफी लो है। तो आरबीआई कहता है कि अगर हम वापस से उसी तरीके का डिफरेंस पे पहुंच जाए, यानी कि वो डिफरेंस जो है दोनों देशों के इंटरेस्ट रेट में कम हो जाए, तो ये आउटफ्लो इंडिया से बढ़ जाएगा। तो अभी अगर आप देखिए तो डिफरेंस हमारा है 5%, 2007 में था 2%, तो अभी हम थोड़ा सेफ जोन में हैं। और इसीलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि जैसे जैसे जो है यूएस से रेट बढ़ाएगा हमें भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो डिफरेंस है इन दोनों का वो बहुत कम ना हो। और तीसरा जो फैक्टर जो है वो ये है कि जो विक्स है, जो CBOE जो यूएसए का विक्स है, उसमें हमें जो है 2007 की तरह राइज देखने को ना मिले, ऐसा आरबीआई कहता है कि अगर उस तरीके का राइज होगा तो ये भी आउटफ्लो को बढ़ाएगा। आरबीआई कहता है कि हम नहीं चाहेंगे कि विक्स जो है बहुत हाई चले जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो इंडिया से आउटफ्लो बढ़ेंगे। तो 3 फैक्टर आरबीआई ने बताए जो डिसाइड करेगा कि आगे 1 साल में कितना पैसा इंडिया से निकलता है। तो मैं रिपीट करता हूं, पहला ये कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन ना हो, दूसरा ये कि यूएस इंडिया का जो रेट डिफरेंशियल है वो बहुत ज़्यादा नीचे, बहुत ज़्यादा कम ना हो, और तीसरा जो है CBOE का जो VIX है वो 100 के लेवल तक ना पहुंच जाए, यानी कि 2007 के लेवल तक ना पहुंचे। तो ये तीनों फैक्टर में से अगर कोई एक भी हो गया तो जो है 100 बिलियन तक की एफआईआई की सेलिंग अगले 1 साल में हो सकती है। और दोस्तों उन्होंने एक बहुत ही डरावनी बात कही है कि ब्लैक स्वॉन इवेंट वो होता है जब कई सारे जो है फैक्टर्स एक साथ हो जाते हैं और वो एक बड़ी तबाही क्रिएट करते हैं। तो उनका कहना है कि अगर ये तीनों फैक्टर्स एक साथ हो गए एक टाइम पे तो ये एक बहुत बड़ा आउटफ्लो इंडिया से क्रिएट कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि ये 7.7% ऑफ आवर जीडीपी, यानी कि करीब 200-225 जो है बिलियन यूएस डॉलर्स की सेलिंग क्रिएट कर सकता है इंडियन मार्केट्स में अगले 1 साल में। अगर आप मेरे से पूछेंगे क्या ऐसा होगा ही होगा, जी नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि क्या ऐसा कभी नहीं होगा, तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आर ओपन और आरबीआई का काम है कि रिस्क की एनालिसिस करना, हमें ये बताना कि किस तरीके के रिस्क आने वाले टाइम पे हो सकते हैं, किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। बेसिकली वो हमें सावधान कर रहे हैं। तो इस वक्त इमर्जिंग मार्केट के आउटफ्लोज की क्या हालात हैं, तो एक इंडेक्स है जिसके थ्रू इसे ट्रैक किया जाता है और उसका नाम है ब्लूमबर्ग इमर्जिंग मार्केट कैपिटल फ्लो प्रॉक्सी इंडेक्स। इस इंडेक्स से ट्रैक होता है कि जो इमर्जिंग मार्केट में कितना पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो अगर इस वक्त देखें तो इस इंडेक्स की वैल्यू है 144 और ये जो है लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे चला गया है। तो लॉन्ग टर्म एवरेज जो है 146 है
और उससे ये नीचे आ गया है। तो मार्जिनली डाउन है, हो सकता है कुछ महीने में रिकवर करके थोड़ा ऊपर भी चले जाए, लेकिन ये खतरे का एक इंडिकेशन दे रहा है, क्योंकि कोई भी जो फिगर होती है वो अगर लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे आती है तो ये हमें कोई अच्छी सिचुएशन हमें नहीं दिखाती है। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपसे 5 एक्सपर्ट्स की राय शेयर करता हूं कि वो इंडियन मार्केट्स के बारे में क्या सोचते हैं और एफआई सेलिंग्स के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहले है शंकर शर्मा, जो कि अब वेल नोन पर्सनालिटी हैं, एमडी फर्स्ट ग्लोबल। दूसरे हैं जो जीरोधा के निखिल कामत। तीसरे जो हैं जो नितेश शाह हैं, वो हैं एमडी कोटक म्यूचुअल फंड के। चौथे जो हैं वो है दीपक शिनॉय, सीईओ कैपिटल माइंड्स। और पांचवे जो है क्रिस वुड्स, जो कि ग्लोबल हेड है जेफरीज में इक्विटी स्ट्रेटजीज के। तो निखिल कामत क्या कहते हैं मार्केट के बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो कहते हैं कि इंडिया जो है इतनी गिरावट के बावजूद भी इस वक्त कई कंट्रीज से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वो कहते हैं कि अगले 2 साल तक जो है मार्केट के लिए अच्छा नहीं रहेगा और बहुत बुरा रहेगा, और उसका जो इम्पैक्ट है आने वाले कई सालों तक हमें देखने को मिलेगा, ऐसा वो कह रहे हैं। तो उनका व्यू जो है काफ़ी ज़्यादा बेरिश है मार्केट को लेकर, इंडियन मार्केट्स को लेकर। नितेश शाह, जो कि कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी हैं, वो कह रहे हैं कि ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है ग्लोबल सिनेरियो में। उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि मान लो कल रशिया यूक्रेन का वॉर जो है ख़त्म हो जाता है, ये क्रूड जो है सस्ता हो जाता है, तो मार्केट वापस से चढ़ने लगेंगे, ऐसा उनका कहना है। दीपक शिनॉय कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में वो बुलिश हैं, लॉन्ग टर्म में हर कोई बुलिश होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वो कह रहे हैं कि आई डोंट फील बुलिश। और वो कह रहे हैं कि देखो, इस तरीके की जो अभी आरबीआई सेंट्रल बैंक जिस तरीके की टाइटनिंग कर रहा है, उससे इकोनॉमी पर तो थोड़ा अच्छा इफेक्ट आता हुआ दिखेगा, लेकिन मार्केट में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है लिक्विडिटी से ही चलता है और लिक्विडिटी को सेंट्रल बैंक टाइट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो उनका भी व्यू थोड़ा सा बेरिश की तरफ है। शंकर शर्मा का कहना है कि हमारा जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग लेवल तक पहुंच गया है, और साथ में जो हमारे बजट के ट्विन डेफिसिट्स के इंडिकेटर्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, वो भी बहुत बुरा सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। और साथ में वो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंसर्न जो है, जो हमारी वीकनिंग जो करेंसी है, रुपी जो कमज़ोर हो रहा है रुपया, उसको लेकर भी जताया है। तो उनका स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा जो है बेरिश है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें अच्छे स्टॉक्स अभी भी हम मार्केट में ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसको ढूंढने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो दौर नहीं रहा कि आप कोई भी 4-5 स्टॉक उठा लें और वो कभी ना कभी चढ़ जाएंगे। वो सिचुएशन अब नहीं होने वाली है अगले कुछ सालों तक, ऐसा उनका कहना है। और उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई। उन्होंने कहा कि अगर आप 2008 से अभी तक के एनुअलाइज्ड रिटर्न अगर आप देखें, एवरेज रिटर्न देखें, तो वो 8-9% के हिसाब से ही बनते हैं। तो मार्केट भले ही न्यू हाइज तक जा रहा है, लेकिन अगर आप एफडी के रिटर्न से इसको कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा आपको मार्केट में रिटर्न नहीं मिलेगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अगर आप हाई प्राइस पर स्टॉक को खरीदें तो वो आपको जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं देगी। ज़्यादातर केसेस में आपको बहुत अच्छा रिटर्न उसमें नहीं देखने को मिलेगा, 8-9-10% एनुअलाइज रिटर्न ही देखने को मिलेगा। आप अच्छा रिटर्न तभी कमा सकते हैं जब आप जो है स्टॉक्स को लोअर लेवल पर खरीदें। और क्रिस वुड्स का क्या व्यू है, उनका कहना है कि मार्केट इस वक्त सेल ऑन रैली मोड पर चल रहा है। वो सेल ऑन रैली मोड पर चल रहे हैं और हर राइज पर वो सेल कर रहे हैं। हालांकि वो कहते हैं कि मार्केट में जो है इस वक्त रैली चल रही है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि अभी उनका व्यू चेंज हुआ है, यानी कि इस रैली में भी वो सेल कर रहे हैं। जब उनसे ये पूछा गया कि आप इंडियन मार्केट्स में कब खरीदना शुरू करेंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं 14,000 का लेवल, 14,000 का लेवल तक जब इंडियन मार्केट पहुंचेगा तब मैं खरीदना शुरू करूंगा। साथ ही उन्होंने ये कहा कि सितंबर क्वार्टर में, यानी कि सितंबर से दिसंबर के बीच में मार्केट जो है टर्न अराउंड हो सकता है। और उसकी वजह ये उन्होंने बताई कि यूएसए में मिड टर्म कुछ इलेक्शंस होने वाले हैं और वो एक बड़ा कारण रहेगा जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस जो है फेड पर प्रेशर बनाएंगे कि अब आप रेट को
जो है मत बढ़ाइए, ताकि मार्केट्स में थोड़ा हमें हरियाली देखने को मिले और उस वक्त जो है ग्लोबल मार्केट्स में टर्न अराउंड हो सकता है। तो दोस्तों ये तो एक्सपर्ट्स की राय रही, आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि इंडियन मार्केट्स में अब कितनी आगे और बिकवाली हो सकती है और कहां तक इंडियन मार्केट जा सकता है? तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहां पे खत्म कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों, मैं जल्दी आऊंगा एक और नई वीडियो के साथ।